हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके BLLB, MSW, अदर ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज़ या कोई और कोर्सेज जिसमें GS आती है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो AMU हो, जामिया हो, BHU हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर बेनिफिट करेंगे, लाभान्वित करेंगे। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी देखिए, उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों एक हम इनिशिएटिव और ले रहे हैं कि हम आप लोगों को BLLB के लिए AMU, जामिया, BHU, क्लैट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाली जाए, जिनमें आप लोगों को PDF फॉर्म में टेस्ट पेपर मिलेगा जो आप लोग अपने अपने घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। फिर उसका जो है OMR शीट हमें प्रिंट करके भेजेंगे, वो प्रिंट करके सॉफ्ट कॉपी में भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जिसको भी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पे आप चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपने आप को इस बेनिफिट से लाभान्वित कीजिए। दोस्तों अगर मेरा जो भी हम लेक्चर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो बताइए कि हम किस तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था। इसके ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, B WC बनर्जी, C एनी बेसेंट, D मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बनी थी 1885 में और इसके फाउंडर जो थे A.O. ह्यूम थे। कौन था? A.O. ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, इंग्लिश सिविल सर्वेंट मतलब ब्रिटिशर थे। इन्होंने बनाया था। इसका मेन मकसद था कि जो भी वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा था, कि मतलब रिवोल्यूशनरी लोग, बड़ा क्रांतिकारी लोग बढ़ रहे थे, उनको कम किया जाए और पीसफुली जो है डायलॉग की जाए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है इंडियन को तो उसे पीसफुली बैठ के सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये इसलिए बनाया था A.O. ह्यूम ने। ये बनी थी वाइसरॉय की, मतलब उस समय वाइसरॉय कौन थे 1885 में? वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके दूसरे और ये पहला सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट से WC बनर्जी। और दूसरा सेशन जो हुआ था दोस्तों कोलकाता में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें एक कंडीशन थी कि जहाँ भी सेशन होएगा उस एरिया का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है B फॉर बॉल वाला, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। A रेड क्लिफ, B दुरंद लाइन, C मैकमोहन लाइन, D 17 पैरेलल। दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है ये जो है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और फिर लोग कहेंगे कि भाई LOC भी तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है हमारी सेनाएं जो हैं इंडिया और पाकिस्तान की इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हैं पास में हैं। और रेड क्लिफ लाइन जो है दोस्तों ये बनाई गई थी, इस पर क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, लेकिन जो एक्चुअल में जो है वो अभी LOC है। कौन सी? LOC, क्योंकि जो बाउंड्री हमारी थी वो नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ कब्जा लिया है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, और अदर एरिया जो है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किए हैं। उसी वजह से जो ऑक्युपाइड एरिया है उसी पे जो हमारी आजकल सेनाएं हैं, ठीक है, स्थित हैं, सेनाएं स्थित हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो हम क्लेम करते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, B ऑप्शन है दुरंद लाइन। दुरंद लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। किसके? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और C जो है मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है।
और इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्चुअल लाइन है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि चाइना ने भी इंडिया का कुछ पोर्शन जो है एक्युपाई कर रखा है, इलीगली एक्युपाई कर रखा है, ठीक है दोस्तों। और डी जो है आपका दोस्तों 17 पैरेलल जो वियतनाम को डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। ये तुम्हारा जब अमेरिका ने युद्ध किया था उसी दरमियान जो था इन साउथ और नॉर्थ वियतनाम डिवाइड हो गया था, उसी को हम बोलते हैं 17 पैरेलल। और दोस्तों एक और है कि 38 पैरेलल किसे बोला जाता है। 38 पैरेलल दोस्तों है दोस्तों हमारी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिफर्स टू, मतलब दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है। कॉमन, ये है ऑप्शन इसका कॉमन क्रिमिनल कोड है, बी कॉमन सिविल कोड है, सी कॉमन लॉ ऑफ एविडेंस है, या डी कॉमन पर्सनल लॉ। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा एक कॉमन पर्सनल लॉ है, मतलब इसका प्रोविज़न जो है आर्टिकल नंबर 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है कि जब हमारा कल्चर इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाए कि हम जो है एक कॉमन लॉ बना लें, मतलब दोस्तों लोगों को अपने एक दूसरे पे मतलब वैल्यूज़ को एडॉप्ट करने लगे और एक कॉमन वैल्यूज़ इंडिया की पूरी हो जाएं, ठीक है। तो उस समय उस टाइम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, जैसे ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ए कॉमन क्रिमिनल कोड, बी कॉमन सिविल कोड, सी कॉमन लॉ ऑफ एविडेंस, डी कॉमन पर्सनल लॉ। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कॉमन पर्सनल लॉज हैं। और पर्सनल लॉ क्या होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, कस्टम्स बहुत होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, और भी जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं ना, ठीक है। मेंटेनेंस कितना क्या होगा कि भाई हमारे यहाँ बेटी और बेटों में भी फ़र्क किया जाता है कि भाई हिंदू लोग जो हैं, हमारे हिंदू भाई जो हैं वो उन्होंने 2005 में अपने एक्ट ला के संशोधित कर दिया था। अब हिंदू जो भाई जो है हमारे 50% पापा की प्रॉपर्टी जाती है सन के पास और 50% क्लेम करते हैं कि 50% हम अपनी बेटी को देंगे। लेकिन मुस्लिम में कुछ और प्रोविज़न है। तो ये सारे अलग अलग प्रोविज़न ना होके मैरिज के सारे एक ही लॉ के हिसाब से सारे जो है कस्टम्स जो हैं हम अपने रेगुलेट करें, ठीक है। ये पर्सनल लॉ हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कॉमन पर्सनल लॉ होना चाहिए। क्या है, डी फॉर डॉल वाला आंसर हो दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क्सिज्म लेज एम्फेसिस, मतलब मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है ये किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पे क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं, बी सोशल राइट की बात करते हैं, सी इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं, डी सिविल राइट। दोस्तों मार्क्सिस्ट जो हैं ये इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स जो होती है ना, सारा सब कुछ जो है ना, फाउंडेशन अगर किसी पॉलिटिकल राइट का भी है ना तो इकोनॉमिक के ऊपर है। जो वेल्दी होगा वही जो है सारा पॉलिटिकल सिस्टम रेगुलेट कर रहा होगा। जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, आजकल देख भी सकते हैं कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं वही पॉलिटिक्स को रेगुलेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक राइट जो है ना फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट हैं। अगर इकोनॉमिक राइट नहीं होंगे तो वो अपना पॉलिटिकल राइट सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो पहले लोगों को इकोनॉमिक राइट दिए जाएं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी फॉर कैट वाला, मार्क्सिज्म लेज एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक राइट। तो दोस्तों इसका होगा सी फॉर इकोनॉमिक राइट, सी फॉर कैट वाला इकोनॉमिक राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कब लॉन्च हुआ था दोस्तों। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये था कि इस समय जिस तरीके से हम चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं कि हम LCD नहीं लेंगे और जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे यहाँ मोबाइल हैं उनको हम ख़रीदेंगे नहीं, उन्हें बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 1920 में महात्मा गांधी द्वारा और खिलाफत के जो लीडर थे उनके द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर 1920 को, ठीक है। इसका मेन मकसद था कि हम ब्रिटिश के प्रोडक्ट को, जैसे चाहे क्लॉथ हो जाए, टी हो जाए या कोई और प्रोडक्ट है जो ना, हम वो ख़रीदेंगे नहीं, ठीक है। हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे।
ये इस जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा आत्मनिर्भर भारत, उस समय भी ये था कि हम स्वदेशी जो है अपनाएंगे और चाइनीज़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, जिससे ब्रिटेन का जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे और अपना स्वदेशी बनाएंगे। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर 1920 को। ठीक है, ये बहुत ही अपनी पीक पे जा चुका था, लेकिन दोस्ती चौरा चोरी एक इंसिडेंट हुआ। गोरखपुर में एक जगह है जिससे बोलते हैं चौरा चोरी। ठीक है, वहाँ पे कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया और गांधी जी ने ये फैसला लिया कि हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और इसको 10 फरवरी 1922 को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? गांधी जी जो थे पूरी तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाहते थे, किसी तरीके की हिंसा नहीं करना चाहते, किसी तरीके की हिंसा को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। और गांधी जी ने कहा कि अभी हमारा देश बड़े सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हुआ, और उन्होंने अपना आंदोलन जो था वहीं पे समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 22 मार्च 1922 को। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 5 सितंबर 1920 को, और 10 फरवरी 1922 को ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर इन इंडिया? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सी सुचेता कृपलानी, डी इंदिरा गांधी। दोस्तों हमारी सरोजनी नायडू जो थी पहली गवर्नर थी इंडिया की, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, पहली फीमेल गवर्नर थी सरोजनी नायडू। बी विजय लक्ष्मी पंडित थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट जो थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो थी, कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया के हैं। ठीक है, सुचेता कृपलानी दोस्तों फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीमेन गवर्नर सरोजनी नायडू। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? ए वेरिन हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी कॉर्नवालिस, डी मिंटो। दोस्तों पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था बैरन हेस्टिंग, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई, और ये उस समय बने थे पहले बैरन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज़ डायरेक्टली अंडर ए, मतलब हाई कोर्ट जो है किसके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में आता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी स्पीकर ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे यहाँ पॉलिसी है कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब क्या है कि जुड़ी हुई जुडिशरी है। सबसे ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे लोअर कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। तो हाई कोर्ट किसके कंट्रोल में आते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आते हैं। फिर हाई कोर्ट के नीचे अदर कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट अंडर द कोर्ट ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी फॉर कैट वाला आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 9th का क्वेश्चन है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट अंडरलाइंड, मतलब सच्चर कमेटी रिपोर्ट किसके ऊपर बनी थी, क्यों बनानी पड़ी थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट? पहला है ए है द बैकबर्डनेस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, बी दलित प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सी प्रॉब्लम ऑफ ओबीसी, डी प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोस्तों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी कि देखो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम को बैकवर्डनेस में, मतलब ठीक है। तो सच्चर कमेटी बनी थी, ए फॉर एप्पल वाला था, बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया, द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ए फॉर एप्पल वाला, द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ए 1970, बी 1971, सी 1973, डी 1975। दोस्तों बांग्लादेश जो था 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको सेपरेट कर दिया था पाकिस्तान से।
बांग्लादेश जो पाकिस्तान था दोस्तों, एक नहीं था, दो पार्ट में डिवाइड था, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको हम बांग्लादेश आजकल बोलते हैं, उस पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता, अब इसको बांग्लादेश बोलते हैं दोस्तों। जब पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को अपने यहाँ कैद कर लिया, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने में इंडिया की जो समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने वहाँ के विद्रोहियों का साथ दिया और पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग कर दिया, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट का उदय हुआ जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। ये बांग्लादेश बना था 1971 में, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी फॉर बॉल वाला। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया इन द ईयर। पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। दोस्तों फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है दोस्तों हुआ था हमारा, स्टार्टिंग हुई थी 1951 और एंड हुई थी 1952 में, क्योंकि उस समय इतना साधन नहीं था हमारे देश के पास, और ना तो इतने रिसोर्स थे कि एक टाइम पे ही एक महीने में ही अपने सारे पूरे देश के इलेक्शन को कंप्लीट कर ले, और ना ही हमारा देश इतना भी परिपक्व हुआ था कि उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने वोट को एक्सरसाइज करते हैं। तो कम से कम 1-1.5 साल से ज़्यादा समय लग गया था हमारे पहले जनरल इलेक्शन में पूरे देश में होते हुए। तो स्टार्टिंग हुई थी 1951 में और एंड हुआ था 1952 में। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो प्रोविजनली वर्क कर रही थी एज अ पार्लियामेंट, इसको 16 अप्रैल 1952 को एबॉलिश करके 17 अप्रैल को हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन हुआ, और उसके प्राइम मिनिस्टर चुने गए हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल वाले। 1952 में इसका इलेक्शन हुए थे। सी 12th क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब इनॉग्रेट किया गया था? ए 28 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 5 मई 1955, डी 16 जून 1935। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था, इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ए फॉर एप्पल वाला आंसर उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलोइंग द पैटर्न। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे है सीधा कि भाई पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो किस देश से लिया गया। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी स्वीडन। दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे यहाँ लिया गया है वो ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है, जहाँ पे हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है जब तक हेड रहता है जब तक ये कॉन्फिडेंस में रहता है लोकसभा की, ठीक है दोस्तों। तो इसका है बी फॉर ब्रिटेन वाला। और कनाडा से लिया गया हमारे यहाँ फेडरलिज्म, जिसको हम क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। क्वासी फेडरलिज्म मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट। तो इसका आंसर पार्लियामेंट लिया गया हमारा ब्रिटेन से, कनाडा से लिया गया फेडरलिज्म सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फाइनली अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब व्याख्या करने के लिए, मतलब क्या ये आर्टिकल कह रहा है, क्या ये प्रोविज़न कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन इंटरप्रेट करेगा। तो ये जो है अथॉरिटी है किसके पास है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट, सी लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही इंटरप्रेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। दोस्तों चौथे का आंसर है डी फॉर डॉल वाला। 15th क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब कौन कहता है कि हमारा स्वराज जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी लोकमान्य तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों लोकमान्य तिलक ने ही ये नारा दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे, ठीक है। ये दिया था हमारे लोकमान्य तिलक सर ने, ठीक है। इसका आंसर है सी फॉर केट वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ जो है कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ जो है कौन दिलाता है। ए, ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है। ए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी, प्रिसीडिंग चीफ जस्टिस। डी, नन ऑफ दिस। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे 47th वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े कौन से हैं, 47th हैं। ठीक है, जिनको शपथ दिलाई है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। 17th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ बैकवर्ड क्लास कमीशन। ए ऑप्शन है 46, आर्टिकल नंबर 46। बी, आर्टिकल नंबर 340। सी, आर्टिकल नंबर 341। डी, आर्टिकल 342। दोस्तों आर्टिकल नंबर 344 340 में ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन का गठन कर सकता, कमेटी का और कमीशन का गठन कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल जो हैं उनकी हालत को। ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन का गठन कर सकता है। ये प्रोविज़न दिया है आर्टिकल नंबर 340 में। दोस्तों आजकल जो इम्पोर्टेंट है, जो करंट में चल रहा है, ये पूछा जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो है ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। तो ये किस आर्टिकल के प्रोविज़न, ये किस आर्टिकल में इसका प्रोविज़न है, तो दोस्तों उसका आर्टिकल है 338 में जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वो होता है जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसका प्रोविज़न पार्लियामेंट कोई एक्ट के द्वारा बनाता है। ठीक है, पहले ये पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन हो गया है। कौन से आर्टिकल में, 338 में। ठीक है, और प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल से हक मिला है, मतलब ताकत मिली है कि वो एक बैकवर्ड कमीशन का गठन कर सकता है बैकवर्ड पीपल की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो आर्टिकल है 340। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, 17 का बी फॉर बॉल वाला। 18 क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, मतलब ये आर्टिकल नंबर 12 किसको डील करता है। ए, राइट टू इक्वलिटी दोस्तों 14 में आर्टिकल में है। डिफिनीशन ऑफ लॉ नहीं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, और डी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 12 जो है डील करता है, ठीक है, बताता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट की, कि मतलब कि क्या प्रोविज़न होंगे, क्या क्या कंडीशन है एक स्टेट को लिए। ठीक है, इसी के तहत ही हम जो है कोई एनजीओ है या कोई अदर अथॉरिटी है उसको कहते हैं कि ये स्टेट के कंट्रोल में आता है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डिफिनेशन दे रखी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 18 का डी फॉर डॉल वाला। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द, मतलब आर्टिकल नंबर 280 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस कमीशन का गठन या किस अथॉरिटी का गठन करता है। ए, इलेक्शन कमीशन। बी, माइनॉरिटीज कमीशन। सी, फाइनेंस कमीशन। डी, पे कमीशन। ठीक है दोस्तों, 280 आर्टिकल नंबर 280 सब क्लॉज 1 में फिनांस कमीशन की बात कही गई है। दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में 15th फिनांस कमीशन है, और 14वें फिनांस कमीशन ने और जो फिनांस कमीशन है इसके फंक्शन होता है कि ये डिवाइड करता है कि सेंटर के पास कितना रेवेन्यू जाएगा, स्टेट के पास कितना रेवेन्यू रहेगा। इस जो 14वां फाइनेंस कमीशन है इसने जो है 42% रेवेन्यू जो है स्टेट को देने की बात कही है। 280 आर्टिकल बात करता है फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, 19 का सी, The writ of certiorari cannot be issued by any one of the following ground, मतलब जो है रिट ऑफ certiorari जो है कब नहीं जो है इशू की जा सकती। एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट जो है 226 के द्वारा रिट इशू करता है अगर किसी
सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ठीक है, तो एक सर्टरी है, सर्टरी एक रिट है, तो ये कहता है सर्टरी किस कंडीशन में नहीं इशू की जा सकती है। एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में इशू की जा सकती है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ पेटिशनर, ये भी इशू की जा सकती है। सी, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, या अब्यूज ऑफ जुरिडिक्शन। दोस्तों अब्यूज ऑफ जुरिडिक्शन में इशू की जा सकती है, और वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट, नेचुरल जस्टिस, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ पेटिशनर। दोस्तों ये सर्टरी जो रिट है ये इशू की जाती है अगर कोई अथॉरिटी है जो अपने जुरिडिक्शन के बाहर एक्सेस जुरिडिक्शन करती है, तब ये इशू की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु अलॉट सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कर लेना, ठीक है दोस्तों। हु अलॉट द सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कौन पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करते हैं। जैसे बीजेपी का फूल है, कांग्रेस का हाथ है, कौन सी अथॉरिटी है जो ये सिंबल अलॉट करती है। दोस्तों ए फॉर लोकसभा, बी फॉर राज्यसभा, सी इलेक्शन कमीशन, या डी प्रेसिडेंट। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सिंबल अलॉट करती है किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। डी क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ए पार्लियामेंट, बी स्पीकर, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसका प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 324 में दे रखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं मॉक टेस्ट का। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे आप जो है विजिट करें और पेज को ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।